गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से चल रही होगी तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग भाई। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। आज के सेशन में हम लोग 2018 किस ईयर का 2018 के ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। किस ईयर का 2018 का सॉल्यूशन करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, तेजी से जुड़ जाइएगा। सीटेट फरवरी 2025 के लिए 2018 का जो पेपर है, इस पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने एक गद्यांश दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई? एक गद्यांश दिख रहा है। इस गद्यांश को ईमानदारी से पढ़िएगा। क्या करेंगे? इस गद्यांश को ईमानदारी से पढ़िएगा और देन आंसर करना शुरू करिए। ईमानदारी से गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आंसर करना शुरू कर दीजिए। गद्यांश को ईमानदारी से पढ़ें और आंसर करना शुरू करें। तेजी के साथ हमारे सभी बच्चे गद्यांश को पढ़ें और आंसर करना शुरू करें। चलिए यहां पे गद्यांश क्या कह रहा है? आपका ये गद्यांश क्या कह रहा है? कह रहा है भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने के चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। किस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे बेटा? निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो चलिए यहां पे देखते हैं इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं भाई। उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी संघर्ष में शामिल हुए? आपको जल्दी से बताना है किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए थे भाई। तो तेजी से हमारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए कि स्वतंत्रता से, प्रमाणता से, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी से, उपर्युक्त सभी से। ये प्रमाणता जो दिख रहा है बेटा, ये समानता है आपका। क्या है बच्चिया? इसको आप समानता बनाइएगा। क्या बनाएंगे? समानता है बच्चों। निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी से, उपर्युक्त सभी।
तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। एक का डी, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। इसका मतलब ये चार के चारों विकल्प आपके सही हैं। कितने विकल्प सही हैं बेटा? जिन बच्चों का डी विकल्प आया होगा उन सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखें और आंसर करना शुरू करेंगे। आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। कौन चलाया था मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से आपका आंसर यहां पे आ जाना चाहिए। तेजी से हमारे सभी भाई बहन का आंसर यहां पे आ जाना चाहिए। किसने संघर्ष चलाया था भाई? तेजी से हमारे सभी भाई बहन का आंसर आना चाहिए। जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। किसने चलाया था? जनता, देश की जनता ने एक मुश्किल और लंबा संघर्ष चलाया था। यहाँ पे बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य क्या है? समानता है, स्वतंत्रता है, विचारों की अभिव्यक्ति है, उपर्युक्त सभी हैं। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहा जाता है भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? लोकतंत्र वो होता है जहां पे सबको समान अधिकार हो, जहां पे सबको स्वतंत्रता हो, जहां पे अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति हो। ये तीनों पॉइंट हैं, तो यहाँ पे आपका डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? उपर्युक्त सभी। 3 का डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे भाई। आंदोलन का क्या असर पड़ा? करें, आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो ब्रिटिश शासक चले गए, आंदोलन का ये प्रभाव था। सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, ये प्रभाव था। लोगों की हिस्सेदारी मिल गई, ये प्रभाव था। लोकतंत्र स्थापित हो गया, ये प्रभाव था। आंदोलन का क्या असर पड़ा? यहां पर देखो बेटा, आंदोलन क्या किया? राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। किसके फलस्वरूप बेटा? स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। स्वतंत्र आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो आंदोलन यहाँ पे है भाई, राष्ट्रवादी खुले ब्रिटिश सरकार की क्या करने लगे बेटा? आलोचना करने लगे। किसकी आलोचना करने लगे? सरकार की खुलकर आलोचना करने लगे। ते बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है भाई। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने बी लगाया है भाई उनका आंसर काबिले तारीफ। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। कांग्रेस की क्या मांग थी? यहां पे देखो बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजादी दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का आंसर हमारे सभी बच्चे करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। 5 का यहां पे राइट आंसर आपका क्या है? भारतीय पुरजोर विरोध करें। भाई यहां पे कह रहा है विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। कौन से सदस्य होने चाहिए आपके? विधायिका में भारत के क्या होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। बी विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ भाई। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए।
संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो अब इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। आपका विवेक क्या कहता है इस प्रश्न पे? इस गद्यांश के अनुसार आपको बताना है। किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार आपको बताना है। गद्यांश के अनुसार तेजी से आंसर करके बताएं। सबसे सटीक अर्थ यहां पे क्या है? तो भैया आपका आंसर होगा संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बन रही थी। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर है। यहाँ खुलेआम शब्द का सार्थक प्रयोग कहां किया गया है? खुलेआम नगाड़े बज रहे थे बेटा, ये तो आपका गलत प्रयोग है। खुलेआम बरसात हो रही है तो ये भी गलत प्रयोग है। खुलेआम नाक बन रही है तो ये भी गलत प्रयोग है। यहाँ पे सार्थक प्रयोग कौन सा है? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? तेजी से आंसर करके बताएं। दबाव, चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव से था, सभी चुपचाप दबाव से थे। अब यहां पे कहां पे प्रयोग होगा दबाव का प्रयोग? कहां पे दबाव का प्रयोग होगा भाई? देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहां पे करेक्ट आंसर आता है। दबाव का प्रयोग किस जगह पे होगा? सभी बच्चे हमारे तेजी से आंसर करके बताएं। दबाव का प्रयोग यहां पे कहां होगा? चढ़ता दबाव गिरता गया, ये सही होगा। हवा का दबाव कम हो गया, ये सही है। भीड़ भाड़ दबाव से था, ये सही है। सभी चुपचाप दबाव से थे, ये सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना तो ए होगा, ना ए है, ना ए है। आपका है कौन सा? तो आपका आंसर होगा हवा का दबाव कम हो गया। क्या हो गया? हवा का दबाव कम हो गया। वी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगर आप लोगों ने भी बी आंसर किया है भाई तो आपका आंसर बहुत ही प्यारा है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यहाँ पे एक कविता दी गई है बेटा। एक कविता कैसी कविता है? कह रहा है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, उसका शिष्य है। पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायब अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है या अपने ही सरगम को लाख कर चला जाता है। भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही अस्थाई होता है। संगतकार, संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता है हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से रास जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं था और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। एक कविता ऐसी कविता है मेरे प्यारे बच्चे,
इसी को कहते हैं मुक्त छंद कविता। कौन सी कविता? ये छंदों से मुक्त कविता है भाई। किससे? यहाँ पे छंद का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए ये देखो गद्यांश की तरह आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार सहयोगी को, सहृदय को, समरस को, संग दिल को। संगतकार की किसके तरफ संकेत करना चाह रहा है भाई? संग दिल के तरफ संकेत कर रहा है, समरस की तरफ, सहृदय की तरफ या सहयोगी की तरफ। अगर आपने आंसर ए विकल्प सहयोगी लगाया होगा बेटा, क्या लगाया होगा? ए विकल्प सहयोगी लगाया होगा, तो आपका आंसर एकदम राइट है। संगतकार के माध्यम से सहयोगी व्यक्तियों की तरफ है संकेत करना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, चट्टान जैसे भारी स्वर से आशय क्या है? चट्टान जैसे भारी स्वर से आशय क्या है? मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज, पत्थर की आवाज। चट्टान जैसे भारी आवाज से आशय क्या है? मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज, पत्थर की आवाज। मेरे प्यारे बच्चे, चट्टान जैसे भारी से क्या आशय है? गंभीर आवाज से है। किससे है? गंभीर आवाज से है। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है कि मायने हैं, अंतरे को गाते हुए वह क्या कहता है? भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। प्राचीन काल से गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तो खो चुका है तो मतलब वो क्या हो गया है? लीन हो गया है बेटा। लीन हो जाता है। क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अनहद शब्द में, अनहद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है अनहद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, अनहद में अ उपसर्ग है, द उपसर्ग है, अन है या हद है? तो मेरे प्यारे बच्चे, हद आपका शब्द है। मूल शब्द क्या है? हद है। इस हद में कौन सा उपसर्ग लगा? अनहद। अनहद जब जोड़ते हो तो ये अनहद शब्द बन जाता है। हद में जब अन जोड़ते हो तो ये अनहद शब्द का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अन क्या है? आपका उपसर्ग है। अन आपका क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, राख जैसे कुछ गिरता हुआ। राख जैसे कुछ गिरता हुआ। यहाँ पे देखो बेटा, ये राख है। राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है। तो जल्दी से आंसर कहो बेटा। बुझता हुआ सुर है, ऊंचा सुर है, उदास स्वर है, भयभीत स्वर है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे बुझता हुआ स्वर है। क्या होता है? बुझता हुआ स्वर है। ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर नहीं, बल्कि कौन सा स्वर है? बुझता हुआ स्वर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। संगतकार का अर्थ क्या है?
इस संगतकार का अर्थ क्या है? गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला। क्या है भाई? संगतकार का आशय क्या है? संगतकार कौन होता है? गायक के साथ जो गाना गा रहा है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? संगतकार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम संगतकार कहते हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न, ढांढस बंधाना का अर्थ क्या है? तसल्ली देना होता है, आशीर्वाद देना होता है, आज्ञा देना होता है, रक्षा सूत्र बांधना होता है। ढांढस बंधाना का अर्थ क्या है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। जो भाई बहन हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते रहें भाई। हम छोटे परिवार वाले जरूर हैं, लेकिन आपके साथ हम ईमानदारी से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे बेटा। तो चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं। ढांढस बंधाना का अर्थ क्या है? हमारे सभी भाई बहन तेजी के साथ आंसर करके बताएं। ढांढस बंधाना का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर यहाँ पे होगा तसल्ली देना, तो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा? तसल्ली देना। तो आपका राइट आंसर है ए विकल्प, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 16 से आपका शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चे, कहां तक चलेगा? 30 तक चलेगा। 16 से लेके 30 तक के प्रश्न। कौन से प्रश्न भैया? क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रश्नों को, और हम 30 तक आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न 16 से 30 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्यों पढ़ना आवश्यक है भाई? जल्दी से आंसर करके बताएं। पढ़ना के सीखने के लिए आवश्यक है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने वाले को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं। जल्दी से आंसर करके बताएं। तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर आपका आना चाहिए। यहाँ पे पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बेटा? क्योंकि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है बेटा? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, बल्कि स्वयं से का माध्यम है। स्वयं क्या? लिखने से का माध्यम है, पढ़ने से का माध्यम है, बातचीत से का माध्यम है, सुनने से का माध्यम है। देखते हैं हमारे यहां पे जो से यहां लगा है बेटा, इससे को हटाओ यहां से। पहली चीज यहां से हटाओ, इससे आएगा कहां मेरे प्यारे बच्चे? तो यहां पे होगा से। अब बताएं आप, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है, स्वयं से पढ़ने का माध्यम है, स्वयं से बातचीत का माध्यम है, स्वयं से सुनने का माध्यम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने यहां पे आंसर लगाया होगा पढ़ने का माध्यम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? भाषा स्वयं से पढ़ने का माध्यम है। तो यहाँ पे पढ़ने शब्द लगा दो भैया, आपका वाक्य एकदम सही हो जाएगा। ये बी विकल्प आपका राइट आंसर है। 17 का बी। किसका बी मेरे प्यारे बच्चे? 17 का बी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पे कह रहा है लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को बच्चों की दृश्य पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृश्य पढ़ने को बाध्य करता है,
भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों की दृष्टि से बच्चों में आपके दोनों आ जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर रहा है तो नहीं भाई। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से बाध्य कर रहा है, नहीं भाई। तो यहाँ पे किसके दृष्टि से बाध्य कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा जेंडर की दृष्टि से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर कहानी है मेरे प्यारे बच्चे तो कहानी में क्या होगा? संवाद होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, शुद्ध भाषा होना चाहिए या कथानक होना चाहिए। तो कहानी के अगर तत्व की हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो कहानी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कथानक होता है। क्या होता है? कथानक होना चाहिए। ये डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ए बी सी ये तीनों आपके गलत हैं। कौन से गलत हैं? ए बी सी आपके तीनों के तीनों गलत हैं। कौन सा राइट आंसर है? तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न को ईमानदारी से पढ़ो और आंसर कर दो बेटा। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या चाहिए? भाषा की सिद्धांतों का समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब देखो बेटा, भाषा सिद्धांतों की समझ, यहां पे अलंकारिक भाषा प्रयोग का शब्द, यहां शुद्ध भाषा प्रयोग की बात कर रहा है, यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बात कर रहा है। जहां विविध संदर्भ लगा हो बेटा वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है। यही लगा के हट जाओ। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना। किस पर बल देना मेरे प्यारे बच्चे? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ये जरूर करना चाहिए। अगले प्रश्न पे आओ। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी इस पर राय क्या है? आपकी राय क्या है? आप क्या कहोगे इसमें? यह बिल्कुल संभव है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे देवनागरी लिपि है, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। क्या अंग्रेजी भाषा को आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो? या हिंदी भाषा को आप रोमन लिपि में लिख सकते हो? बताओ जल्दी से। यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर इस बार आता है। मेरे प्यारे बच्चे, देवनागरी में अंग्रेजी को रोमन में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक हद तक लिखा जा सकता है बेटा। यह बहुत हद तक संभव है। कैसा संभव है? यह बहुत हद तक संभव है। लेकिन बिल्कुल संभव की अगर बात करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा सभी विषय के पढ़ने में है। यहाँ पे भी गलती हुई है बेटा। भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है। तो यहां पे आपको राइट आंसर करके बताना है। भाषा सभी विषयों के पढ़ने में होगा, अध्यायों में होगा, केंद्र में होगा, प्रारंभ में होगा। तो यहां अगर आपका आंसर केंद्र में आएगा बेटा, किस में आएगा? केंद्र में आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का कौन सा बेटा? 22 का सी विकल्प अगर आपने लगाया होगा तो आपका राइट आंसर है।
किसका सी लगाया होगा? 22 का सी लगाया होगा तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई? 22 का सी आपका राइट आंसर होगा। यही लगाया है आप लोगों ने भी भाई, 22 का सी आप लोगों ने भी लगाया है। तो चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। किसका एक निश्चित अर्थ होता है? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता का अर्थ में कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। मेरे प्यारे बच्चे, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का सी अगर आपने भी लगाया है भाई तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। किसका सी भाई? 23 का सी अगर आपका भी आंसर है तो आपका आंसर एकदम काबिले तारीफ है। अगले, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा? भाषा को विभिन्न विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ देखो बेटा क्या लिखा है? विविध संदर्भ लिखा है। क्या लिखा है? संदर्भ लिखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, विविध संदर्भ दिखा, इसी को आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्या करो? इसी को आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। अगले प्रश्न पे आए। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग करना। देखते हैं हमारे किस भाई का इस बार करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों का पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान विषय को गहराई से जानना। ये वी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। अगर आपका आंसर यहाँ पे सी विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चे, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, तो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? पाठ को लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक हिंदी को नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। भाई जल्दी से आंसर करें। ऋषि त्रिपाठी, डी विकल्प। किसका डी लगाया है भाई आपने? मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। अगर 27 का लगाया है बेटा तो आपका गलत आंसर है। 27 का यहाँ पे बी विकल्प आंसर होगा। आपका कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज
प्रस्तुति है। अगले प्रश्न पे आ जाओ 28 नंबर। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों के भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो तेजी से आंसर करके बताएं, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे ए विकल्प होगा, क्या होगा बेटा? ए विकल्प होगा, पाठ को समझने में मदद करते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 की पाठ्य पुस्तक में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने की अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का 29 नंबर का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना ये कोई उद्देश्य आपका नहीं है। प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना ये भी आपका कोई उद्देश्य नहीं है। हिंदी का प्रचुर साहित्य है, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना ये भी गलत है बेटा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। किसको? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी सी लगाया होगा बेटा तो आपका आंसर एकदम काबिले तारीफ है। कौन सा लगाया होगा? सी विकल्प लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 30 नंबर का प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सहानुभूति दिखा रहे हो तो एक गलत बात है। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। अलग बच्चों से गतिविधि देंगे तो इसका मतलब आपकी समावेशी कक्षा नहीं है। उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। क्यों कम कराएंगे बेटा? पढ़ने तो भी बैठे हैं। समानता का अधिकार कहता है भैया सबको समान। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। हम क्या देंगे बेटा? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। यही हमारा मोटिव होगा। क्या होगा? उपयुक्त साधन देना हमारा मोटिव होगा। यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा भाई? वी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन बैच हिस्ट्री की 6 to 12 तक, एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन बैच ज्योग्राफी की क्लास 6 to 12 तक, एनसीईआरटी बैच साइंस की क्लास 6 to 12 तक, एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन पॉलिटी की क्लास 6 to 12 तक, ये हमारी एनसीईआरटी की बैच चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके लिए आपको करना क्या है? डाउनलोड करना है ऐप। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई? आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको भैया तो देखो एक नंबर मेरा ये है 9455496001 और यहाँ पे जो एक लिखा है इसी के आगे 08 लगा दोगे तो हमारा दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। यूपी टेट 2026 प्राइमरी के लिए संघर्ष बैच है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी, डाउट क्लासेज मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेंगे। दूसरा, यूपी टेट 2026 जूनियर के लिए भी हमारा संघर्ष बैच के नाम से बैच है जिसकी भी फीस 5500 है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लास, क्लास पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, डाउट क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। इसके लिए करना क्या है? द स्मार्ट विजन का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप आराम से बैच को परचेज कर लोगे। यूपी टेट के लिए प्राइमरी और जूनियर के लिए प्राथमिक प्लस जूनियर
मेरे प्यारे बच्चे संघर्ष बैच 7500 दोनों का कम्बो है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो जिसको आप चाहें उसको ज्वाइन कर लें। मेरे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं, हमारे संस्था के द्वारा कौन कौन से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। द स्मार्ट विजन क्लासेज की तरफ से कौन कौन से आपके कोर्सेज मिल रहे हैं। टीजीटी का कोर्स है, पीजीटी का कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट रियलिटी है, जीआईसी है, यूजीसी है, नेट है जेआरएफ के लिए, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस आप कर रहे हैं। अगर आपने देखा है मेरे प्यारे बच्चे तो आप तैयारी कर रहे हो, या आपके घर परिवार में नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप बताओ द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और फ्री में पढ़ाई करें। तो चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। भरोसे का प्रतीक द स्मार्ट विजन क्लासेस। कौन सा क्लास है? द स्मार्ट विजन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।